मैट्रिक का केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल भस्म और लवण, इस पॉइंट पर ध्यान देते हैं। चैप्टर है दूसरा आपका। तो सबसे बड़ा सवाल कि अम्ल कहते किसे, जो स्वाद में खट्टा होता है। तो भाई ऐसे अगर स्वाद की बात करें तो स्वाद से कैसे पहचानेंगे। दूसरा बात, अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो और ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल है, लेकिन केमिस्ट्री के अनुसार जो धातु से भी क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करे वह अम्ल है। जिसके पास त्याग देने के लिए हाइड्रोजन मौजूद है वह अम्ल है। तो अम्ल क्षार भस्म के बहुत तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस का ध्यान रखते हुए आपके लेवल तक ही बताया जाएगा। अम्ल भस्म लवण में अक्सर हम लोग सुनते हैं अम्ल और क्षार, भस्म नहीं सुनते। अब भस्म और क्षार में अंतर क्या है, सब एक ही चीज है। तो लोग बोल देते हैं भस्म क्या भाई, काहे माथा खराब की हो, भस्म क्षार तो होता है, अम्ल और क्षार नहीं। जल में घुलनशील जो भस्म होगा वही क्षार होता है। सब भस्म है, लेकिन जो भस्म जल में घुलनशील होगा वो क्षार होगा, और जो जल में घुलनशील नहीं है वो भस्म है। क्षार भस्म हो सकता है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकता, क्योंकि सारा भस्म जल में घुलेगा नहीं। जो जल में घुलेगा वो क्षार है, जो जल में नहीं घुलेगा वो क्षार नहीं। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल और क्षार की बात करें तो आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल के हाइड्रोजन दे। तो आप किसी का बात कर लें, HCl का बात करें तो ये क्या करेगा भाई, H+ देगा। HNO3 का बात करें H+ देगा। जिसके पास H+ देने के लिए हो वो अम्ल है। अब अम्ल की प्रबलता की बात कर लें, दोनों अम्ल है तो दोनों में प्रबल कौन है। तो जो जल में घुलने के बाद तेजी से H+ देगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाए तो प्रबल अम्ल है। और जो जल में घुलने के बाद धीमे गति से आयनित हो और दुर्बल रूप से H+ दे वो दुर्बल भस्म, दुर्बल अम्ल है। अम्ल कौन होगा, तेजी से जो देगा वो प्रबल अम्ल, जो धीमे गति से देगा दुर्बल अम्ल। इसी तरह क्षार कौन होता है, जो OH- दे। देखिए इसके पास OH- है, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन दे पानी में घुलने के बाद, हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्षार है। भस्म क्या है भाई, जो जल में घुलनशील नहीं होगा वो तो भस्म होगा, जो जल में घुलनशील होगा वो क्षार होगा। तो जो तेजी से OH- देगा वो प्रबल क्षार होगा, और जो धीमे गति से देगा वो दुर्बल क्षार होगा। अब अम्ल सांद्र और तनु दो प्रकार के होते हैं। सांद्र अम्ल कौन होगा, अम्ल का ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो। अम्ल ज्यादा हो और जल कम हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, कंसंट्रेटेड। कॉन्क लिखा जाता है शॉर्टकट में, कॉन्क। जबकि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो वो डाइल्यूट कहे जाते हैं, तनु। तो DIL लिख देते हैं, डाइल्यूट आगे जाता है, ब्रैकेट में लिखा रहता है छोटे से लेके। तो इसी तरह भस्म जो तेजी से OH- देगा वो प्रबल भस्म है, जो धीमे गति से देगा वो दुर्बल भस्म है। अब इसमें भी है, अगर जलीय हैं और जल की मात्रा कम है, इनकी मात्रा अधिक है, तब तो वो सांद्र होंगे। और जल का मात्रा अधिक है, इनकी मात्रा कम है, तो वो तनु होंगे, अम्ल भस्म होंगे। अब pH स्केल की बात करें, सोरेनसन ने pH स्केल बनाया था, 1 से लेके 14 तक। pH मान 1, 2, 3, 4, कहा कि जिस विलयन का pH मान 7 हो वो उदासीन होगा, और 7 के नीचे हो वो अम्लीय होगा, और 7 के ऊपर हो वो क्षारीय होगा। यानी 7 के नीचे अम्लीय हो, यानी कि इधर जाएंगे
तो अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है। तो अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है और किसी विलयन का पीएच मान 4, तो ज्यादा अम्लीय कौन है? तो बच्चे सोचते हैं कि 4 वाला, 4 तो ज्यादा है, लेकिन ऐसा गलत बात। इधर बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान 3 है, किसी का 4 है, तो 3 वाला ज्यादा अम्लीय होगा, 4 वाला कम अम्लीय होगा। क्षारीयता की बात करें तब तो ठीक है ऑर्डर, कि अगर विलयन का पीएच मान 9 है, किसी का 12 है, तो 12 वाला ज्यादा क्षारीय होगा। और अक्सर अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीन होने पर लवण और जल बनता है। तो कोई भी अम्ल और क्षार देखिए, जैसे ये क्षार हो गया और ये अम्ल हो गया, दोनों का रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन भी सिखा चुके हैं, प्लस माइनस तोड़ लीजिए, NaCl बन गया। ये तो लवण है भाई, सोडियम का लवण, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, और H प्लस और OH माइनस, पानी निकल गया, लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे। लेकिन यहाँ अम्ल और क्षार दोनों की बात चल रही है तो इस रिएक्शन को देना जरूरी था। अब देखिए, अम्ल और क्षार की बात करें अगर, तो दैनिक जीवन में कहाँ महत्व है? तो दैनिक जीवन की बात करेंगे तो पीएच पैमाने के अनुसार पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व है। अगर लीवर का पीएच मान अगर चेंज कर जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है आमाशय से निकलता है, जठरस निकलता है, पाचक रस निकलता है, तो जो HCl निकलता है उसकी सांद्रता 1 m होती है, मोलारिटी। 9th क्लास में पढ़े होंगे, 11 12 में फिर मिलेगा आपको। तो 1 m सांद्रता का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। अगर आप कोई भी खाना खाते हैं तो वो उसे पचाने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी शरीर के गलत खान पान या गलत रवैये से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा निकलना शुरू हो जाए। तो इसकी मात्रा है 3 से 3.5 लीटर पर डे निकालना, लेकिन ज्यादा निकालने लगता है तो गैस बनने लगता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर का कैंसर हो जाता है। तो गैस बनना कोई आसान चीज नहीं है। वो पीएच मान लीवर का ज्यादा गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से परेशानी क्रिएट होता है। दूसरा, अगर मुंह का पीएच मान की बात करें, 5.5 होता है, लार का पीएच मान 5.6 भी होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.2 भी होता है, लेकिन 7.4 तक हो सकता है। तो मुंह का पीएच मान 5.5 है। अगर लगातार आपके गलत खान पान या यहाँ पे जो होता है लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि से लार कम निकलना शुरू कर दे, या लार का स्ट्रेंथ कैपेसिटी घट जाए, बढ़ जाए, तो मुंह का पीएच मान गड़बड़ हो जाता है। ऐसे स्थिति में भी दांत की बाहरी इनामेल के परत, दांत का स्ट्रक्चर फिर आगे पढ़ाएंगे आपको, दांत के बाहरी इनामेल का परत कमजोर होने लगता है, दंत वल्क हो जाता है। मतलब किनारे से दांत आधा टूट जाना, ठंडा गर्म पानी लगना, दांत कमजोर हो जाना, दांत पर किसी भी खाद्य पदार्थ का वजन पड़ते ही दांत को सिहरना, देहाती भाषा में तो दांत में सिहरन होना, ये मुंह के पीएच मान परिवर्तन से होता है। ऐसा ना सोचे कि कीड़े लग गए तो दांत खराब हो गए, पीएच मान के परिवर्तन से भी दांत पर असर पड़ता है। मुंह के पीएच मान परिवर्तित हो जाए तो भोजन भूख कम लगता है, अगर खाना खा भी ले तो पचने में ज्यादा समय लगता है। तो ये सारी क्रियाएं पीएच मान के परिवर्तन से होती है। अगला है, जलीय जीवों में भी अगर पीएच मान जल का परिवर्तित हो तो जलीय जीवों पर भी असर पड़ता है, मछलियों पर असर पड़ता है, उनके छोटे छोटे जो टेडपोल्स हैं उस पर असर पड़ता है। पीएच मान से जैसे थकान हो मांसपेशी का, तो मांसपेशियों में थकान होने पर जो जोड़ों पर या मांसपेशी में दर्द होता है लैक्टिक एसिड के जमने से, तो वहाँ लैक्टिक एसिड के बनते ही मांसपेशियों के टोटल पीएच मान का परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जुड़ता है और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ग्लूकोज जुड़ता है और उसे ग्लाइकोजेन बनाता है।
और जैसे ही शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, चूंकि पूरा खर्च हो नहीं पाता और वो मांसपेशियों में जमता है तो उसका पीएच बदल जाता है, थकान महसूस होता है। तो अम्ल भस्म और लौल में आज इतना ही, फिर अगले क्लास में।